वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम लोग के लिए एक अल्टीमेट एक आइडियल स्टडी प्लान क्या होगा सीएफए लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 के लिए। देखो, ये वही प्लान है जिसने मेरे को हेल्प किया लेवल 1 पास करने में एंड लेवल 2 पास करने में, दोनों को फर्स्ट अटेम्प्ट में विद 90%। तो ये तुमको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो और कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स बनाना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो है वो टाइम एलोकेशन। तुम कभी भी जब स्टार्ट करोगे सीएफए का प्रिपरेशन तो तुमको टाइम एलोकेशन देखना पड़ेगा कि तुमको कहाँ पे टाइम अपना एलोकेट करना है, कहाँ पे तुमको टाइम अपना देना है। तो हम लोग वही आज डिस्कस करेंगे, कहाँ तुमको टाइम देना है। देखो, सपोज करो कि हम लोग मान के चलते हैं कि 7 मंथ्स तुम ले रहे हो सीएफए का प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। कोई भी लेवल हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, डजेंट मैटर, तुम 7 मंथ्स का प्रिपरेशन ले रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। मैंने पर्सनली 9 मंथ्स लिया था, बहुत लोग 6 मंथ्स लेते हैं, बहुत लोग 3 मंथ्स लेते हैं। डिपेंड करता है तुम लोग में कि तुम लोग किस हिसाब से पास कर सकते हो एंड तुम लोग कितना सीखना चाहते हो। तो सपोज करो 7 मंथ्स एक आइडियल है जो तुम ले सकते हो 7 to 9 मंथ्स, तो 7 मंथ्स तुम ले रहे हो। तो अब ये 7 मंथ जो तुम लोग ने लिया है, वो 7 मंथ को तुम लोग कैसे डिवाइड करोगे। भैया, ये पूरा 7 मंथ तो हमको समझ आ गया कि अभी मेरा एग्जाम है, 7 मंथ के बाद मेरा एग्जाम है। अब हम इसको कैसे बांटे, हम क्या करें, ये चीज़ तो वही चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, तो तुम्हारा जो 7 मंथ्स है, ये इसका 60 to 70% हिस्सा तुम्हारा जाएगा लेक्चर्स देखने में एंड पहला बार पढ़ाई करने में, ठीक है। ये जाएगा तुम्हारा लेक्चर्स देखने में एंड फर्स्ट टाइम जो पढ़ाई होता है ना, फर्स्ट टाइम जो तुम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम स्टडी, उसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा जाएगा 60 to 70% जो टाइम होगा तुम्हारा। 60 to 70% मतलब भैया, मतलब कि 5 मंथ्स। 5 मंथ्स तुम्हारा जाएगा एग्ज़ाम का तैयारी करने में, ठीक है। पूरा लेक्चर्स देखने में, जो भी ट्यूशन अगर तुम लिए हो तो उसका लेक्चर्स देखने में, यूट्यूब में फ्री में देख रहे हो उसका लेक्चर्स देखने में, सारा फ्री लेक्चर्स तुमको चाहिए तो लिंक तुम लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 60 to 70% वो टाइम लगेगा। एंड देन जो बचा हुआ हम लोग का 30% है, ठीक है। 30 to 40% जो बचा हुआ 30 to 40% है, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम लोग का 10% कुछ और होगा एंड 20% कुछ और होगा, ठीक है। ये 20 में अभी के लिए, 30 में अभी के लिए मिटा देता हूँ, तुम लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो देखो, तो 10% 20% डिवाइड करेंगे। 20% इज रिवीजन, ठीक है। एंड इस 10% में भी हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन इसमें रिवीजन प्लस मॉक्स, ठीक है। तो इसको तुम लोग कॉपी कर लेना कि 60 to 70% टाइम हम लोग का 5 मंथ्स का टाइम, अगर 7 मंथ्स का तुम लोग प्रिपरेशन लियो तो 5 मंथ्स का टाइम हम लोग का जाएगा लेक्चर्स देखने में, रिवाइज करने में, ये सारा चीज़। इस पर हम लोग फर्दर और बात करेंगे कि भैया वो अब ये हम लोग ये पूरा टाइम टेबल देख लिए ना कि कैसे है क्या है। इस पर हम लोग अब और डेप्थ में बात करेंगे कि इसमें करना क्या है, अंदर अंदर घुस के सारा कुछ मैं तुमको बताऊंगा स्ट्रैटेजी, जिसके तुम CFA लेवल 90% से या लेवल 2 पास कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, रिवीजन तो हम लोग को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट ये हुआ तुम्हारा कि तुमको 60-70% ऑफ टाइम 5 मंथ्स, एटलीस्ट 2 मंथ्स लेना रिवीजन के लिए। तो अगर तुम 9 मंथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ट्राई करना कि अगर तुम 9 मंथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबके लिए बता देता हूँ, 9 मंथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 मंथ तुम रखना रिवीजन के लिए। तो मतलब 7 मंथ्स का तुम्हारा ये पीरियड रहेगा, ठीक है। तुम्हारा 7 मंथ्स का ये पीरियड रहेगा। अगर तुम 6 महीना ले रहे हो तो 4 महीना में 4 महीना का ये पीरियड रहेगा और फिर 2 मंथ में तुमको रिवीजन करना है। तो एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना, ठीक है, 1.5 से 2 मंथ्स तुमको लेना है रिवीजन करने के लिए एंड मॉक्स देने के लिए, दोनों कंबाइंड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो हम लोग 3 चीज़ में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला 60-70% लेक्चर्स देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वो सारी चीज़ करेंगे, देन रिवीजन, रिवीजन के साथ फिर मॉक्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे और समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या होगा, कि भैया हम लोग किस ऑर्डर में पढ़े। बहुत बच्चा लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इंक्लूडिंग मी, कि यार किस ऑर्डर में पढ़े, समझ नहीं आता भैया किस ऑर्डर में पढ़े। देखो, अगर तुमको इन जनरल हम बताएगा तो तुम किसी ऑर्डर में पढ़ सकते हो, डजेंट मैटर। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है हम गलत हो, लेकिन हम लेवल 1 लेवल 2 देने के बाद जो मेरे को सीखने को मिला है, उस हिसाब से मैंने ये नोटिस किया है कि तुम 2-3 सब्जेक्ट है जो तुम पहले मत करना, ठीक है। सबसे पहला तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तुम मत करना सबसे पहले। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ना तुमको इक्विटी ये सारी चीज़ का भी नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए होगा, या तुमको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तब मजा आएगा जब तुम सारा इक्विटी फिक्स इनकम ये सारी चीज़ कर चुके हो। तो इसीलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबसे पहले मत करना एंड एथिक्स सबसे पहले मत करना। एथिक्स क्यों भैया? बहुत लोग तो बोलते हैं एथिक्स नहीं करने, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है ना कि एथिक्स अगर तुम स्टार्टिंग में करोगे ना तो लास्ट लास्ट में आते आते ना तुम भूल जाओगे सारा कुछ, ठीक है। तो तुमको बार बार करना पड़ेगा। या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि एथिक्स अगर स्टार्ट करो तो उसको रेगुलर बेसिस पे करते रहे, छोड़ना नहीं है कि स्टार्टिंग में कर लिया और फिर छोड़ दिए सीधा लास्ट में किया, वैसा एथिक्स में नहीं चलेगा। तो एथिक्स तुमको रेगुलर बेसिस पे या तो करते रहना होगा, या तो लास्ट में करो एंड लास्ट में फिर उसको पूरा
एंड तक, जब तक एग्जाम नहीं रहता है तब तक हम लोग करेंगे, ठीक है, ये करना होगा। तो अभी के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एथिक्स छोड़ दो, और उसके बाद तुम किसी से भी उठा लो। अगर तुम ऐसे कोई स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि भैया मेरे को कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है इसीलिए हम हार्ड सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, हार्ड सब्जेक्ट से उठा लो। अगर तुम वैसे स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि भैया हमको कोई सब्जेक्ट ईजी लगता है, जैसे इकोनॉमिक्स फॉर एग्जाम्पल हमको ईजी लगता है, तो हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर दे, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दो। अगर तुमको लगता है कि इजी से हम स्टार्ट करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इजी से स्टार्ट करो। अगर तुमको लगता है नहीं हार्ड पहले टैकल करना चाहिए तो हार्ड स्टार्ट करो। इसका कोई एक ऑर्डर नहीं है कि यही ऑर्डर से करोगे जो तुम्हारा बढ़िया होगा, वैसा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बहुत लोगों का एक पैटर्न चाहिए होता है कि भैया एक ऑर्डर बता दीजिए कि क्या ऑर्डर से हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो जो मेरा था वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे तुम लोग को जो लाइन में दिख रहा होगी मैंने अपने लाइन में लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते थे, किया था मैंने क्यूएम एंड इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और याद रखना एक चीज़ तुम लोगों को जो फॉलो करना है, 2 सब्जेक्ट एक टाइम में लेके चलना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना कोई कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे क्यूएम बहुत ज़्यादा बड़ा है, एफएसए बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिक्स्ड इनकम बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उसमें ना तुम लोग बोर हो जाओगे, तुम लोग को लगेगा यार ये सब्जेक्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है, सबके साथ होता है कि यार एफएसए तो खत्म ही नहीं हो रहा है भैया, यार क्वांटिटेटिव मेथड तो खत्म ही नहीं हो रहा है, एकदम खत्म ही नहीं हो रहा है। बहुत लोगों को टेंशन होता है। तो इसीलिए 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना, इधर उधर पढ़ोगे और चीज़ों को करेक्ट करना भी आएगा, इससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा, रोबस्ट होगा। तो 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना। तो सबसे पहले क्यूएम एंड इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद डेरिवेटिव एंड फिक्स्ड इनकम करना, डेरिवेटिव एंड फिक्स्ड इनकम करना। क्यों? इसका क्या लॉजिक है? इसका ये लॉजिक है कि दोनों सब्जेक्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। बहुत कुछ तुमको लगेगा कि अरे ये तो डेरिवेटिव में था, अरे ये तो फिक्स्ड इनकम में था। तो दोनों साथ में करोगे तो तुम्हारा अच्छा नॉलेज बिल्ड होगा, तुमको कनेक्ट करना समझ आएगा चीज़ों को। उसके बाद तुम लोग कर सकते हो एफएसए एंड कॉर्पोरेट इशूअर। एफएसए एंड कॉर्पोरेट इशूअर क्यों भैया? क्योंकि एफएसए एंड कॉर्पोरेट इशूअर जो है ना, वो एफएसए एक तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। एफएसए जो सब्जेक्ट है ये तुम्हारा लेंदी सब्जेक्ट है, एंड जो कॉर्पोरेट इशूअर है ये तुम्हारा छोटा सब्जेक्ट है, शॉर्ट सब्जेक्ट है। तो लेंदी के साथ शॉर्ट करोगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा। कॉर्पोरेट इशूअर खत्म हुआ, उसके बाद या तो तुम इक्विटी उठा सकते हो या तो तुम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट उठा सकते हो। ये दोनों में से तुम कोई भी उठा सकते हो जो तुम्हारा मन, एंड उसके बाद जो बचा वो करना। एंड लास्ट में जब तुम्हारा इतना सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाए, मतलब तुम्हारा 8 सब्जेक्ट खत्म हो जाए, जब क्यूएम देखो यहाँ पे क्यूएम खत्म हो जाए, इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए, डेरिवेटिव खत्म हो जाए, फिक्स्ड इनकम, एफएसए, कॉर्पोरेट इशूअर, इक्विटी एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, तब तुमको जाके करना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो हम लोग स्टार्टिंग में मना किए थे, एंड लास्ट में जाके करना है एथिक्स, ठीक है। ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ स्टडी होना चाहिए। बाकी अगर तुमको कोई और सब्जेक्ट पसंद है कि भैया हम तो ये सब्जेक्ट करना चाहते हैं, हम तो वो सब्जेक्ट करना चाहते हैं, करो। बस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो एथिक्स छोड़ देना, लेकिन उससे भी करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो छोड़ देना, वो बाद में करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि आगे और तुमको क्या क्या चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखो स्टडी प्लान क्या होगा भैया, हम समझ गए, आप हमको बता दिए कि हमको 3 चीज़ में एलोकेट करना है टाइम, ठीक है। पहला लेक्चर्स में, दूसरा रिवीजन में, एंड तीसरा जो है वो रिवीजन प्लस मॉक्स में, ठीक है। रिवीजन प्लस मॉक्स में हमको 3 चीज़ में टाइम एलोकेट करना है, हम ये समझ गए। अब हम कैसे पढ़ें, हम स्टार्ट कैसे करें? सपोज करो तुम क्यूएम से स्टार्ट किए, तो मेरा ऑर्डर ऑफ स्टडी फॉलो की जो मैं फॉलो किया था। तो तुम क्यूएम से स्टार्ट किए, क्यूएम से स्टार्ट करके अब भैया क्या पढ़े उसमें, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, तो कैसे पढ़ना है? तो अब देखो पढ़ना कैसे है ना, कि क्यूएम का तुम फर्स्ट चैप्टर उठाए, ठीक है। चाहे तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे तुम ट्यूशन से पढ़ रहे हो, ये सब में एप्लीकेबल है, तुम इसको आराम से फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला चैप्टर तुम उठाए, सबसे पहला चैप्टर का या तो तुम लेक्चर्स देखे, ठीक है, या तो तुम उसका लेक्चर्स देख लिए। अगर तुम ट्यूशन से कर रहे हो तो या तो तुम उसका लेक्चर्स देख लिए, या फिर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम रीडिंग कर लिए। अब रीडिंग किससे करना है भैया? रीडिंग तुम किसी से भी कर सकते हो, चाहे सीएफए करिकुलम का ये हो, थ्योरी हो, लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ रीड करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो सेजर से तुम पढ़ सकते हो, लेकिन समरी जरूर से रीड करना, सीएफए का समरी उसका अच्छा होता है। तो तुम चैप्टर रीड कर लिए या तुम चैप्टर का लेक्चर्स देख लिए, जैसा भी तुमको मन, जैसा भी तुमको सूटेबल लगता है। तो पहला चैप्टर उठाए, उसका लेक्चर्स देख लिए। लेक्चर्स देखने के बाद तुरंत बाद जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन जो तुमको सीएफए के मिलेंगे, ठीक है। सीएफए इंस्टीट्यूट के एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन, मतलब चैप्टर के एंड में तुमको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल सॉल्व करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो भी अच्छा बात है, वो एक अच्छा प्रैक्टिस है। अगर तुमको लग रहा है कि भैया एंड ऑफ चैप्टर्स क्वेश्चन तो बहुत कम है, ठीक है ही नहीं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है भैया, 12 क्वेश्चन है, हमको तो कुछ फील ही नहीं हो कि हमको चैप्टर अच्छा से आया कि नहीं आया, तो तुम एग्जाम्पल्स उसके सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल्स तुमको बुक के बीच में मिलेगा, बीच में एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 करके वो सारा चीज़ सॉल्व कर सकते हो। और रहा बात कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारा
एग्जाम्पल बहुत लेंथी होता है, तो अगर तुम लेवल 1 में हो तो तुम सिर्फ MCQs पे फोकस कर सकते हो, लेकिन तुमको एक बार अगर करना है तुम लेंथी वाला भी कर सकते हो। और अगर तुम लेवल 2 में हो तो तुमको दोनों फोकस करना होगा, चाहे वो लेंथी हो चाहे वो MCQ, ठीक है, क्योंकि तुमको लेवल 2 में ज़्यादा कम आएगा, लेवल 2 में ज़्यादा डेप्थ में पूछता है। तो ये हम लोग का स्टडी प्लान होगा कि पहला चैप्टर उसका लेक्चर्स देखे, उसका एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन किए CFA का इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और अगर तुमको प्रैक्टिस चाहिए जिसके साथ साथ जो कैंडिडेट रिसोर्सेज आता है CFA इंस्टीट्यूट का, तुमको साइट पे मिल जाएगा। CFA इंस्टीट्यूट का साइट पे कैंडिडेट रिसोर्सेज आता है जिसमें करीब 1500-2000 क्वेश्चन रहता है 10 सब्जेक्ट का मिला के, तो उसका वो चैप्टर का क्वेश्चन तुम कर लो। MCQ क्वेश्चन रहते हैं और वर्ड्स भी रहते हैं शायद, लेकिन MCQ मेजरली रहते हैं, तो वो जाके तुम कर सकते हो। तो ऐसा तुम्हारा एक अच्छा पूरा तैयारी होगा। तो हम लोग क्या करना है, एक चैप्टर एक सब्जेक्ट उठाना है, उसका एक चैप्टर कंप्लीट करना है, उसका लेक्चर देख लिए, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ये पूरा स्टडी प्लान तुम लोग को फॉलो करना है हर सब्जेक्ट के साथ। 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो एक चैप्टर इसका कर लिए, एक चैप्टर इसका कर लिए, या 2 उसका कर लिए, 2 इसका कर लिए, जैसा भी तुम्हें, ये दोनों एक ही साथ स्टार्ट किए हुए, जैसा तुमको मन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब भैया ये बता दीजिए कि कैसे पढ़े, मतलब अगर हफ्ता में कैसे पढ़े, आप 2 सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो 7 दिन होता है हफ्ता में, तो कैसे पढ़े। तो देखो इस पर डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, तुमको किस दिन ज़्यादा टाइम मिलता है, ठीक है। अगर तुम हर दिन 2 से 3 घंटा पढ़ सकते हो, और मेरे हिसाब से ना 2 से 3 घंटा पढ़ना इनफ होता है CFA के लिए, अगर तुम इनफ होता है CFA के लिए अगर तुम 7 to 9 मंथ्स का समय ले रहे हो तो। अगर तुम उससे कम समय ले रहे हो 6 मंथ या 5 मंथ से ज़्यादा, तो तुम, हमको लगता है 4 से 6 आवर्स तुमको पढ़ना पड़ेगा अगर तुम कम समय ले रहे हो तो 2 से 3 आवर अगर तुम आराम से पढ़ोगे हर दिन, तो तुम 7 to 9 मंथ्स का समय ले रहे हो तो तुम्हारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा और तुम बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। अब उसमें कैसे पढ़ना है भाई, अब तुम जैसे ही पढ़ सकते हो। अगर तुमको पढ़ना है कि 3 डेज करके तुम दोनों सब्जेक्ट पढ़ लो, एक सब्जेक्ट 3 दिन, एक सब्जेक्ट 3 दिन, एंड देन संडे जो हम लोग का रहता है उस पर तुम रिविजन कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे करता है। अगर वैसा नहीं करना है तो तुम एक हफ्ता पूरा पढ़ लो एक सब्जेक्ट, पहले एक चैप्टर खत्म कर लो, उसके बाद दूसरा चैप्टर खत्म कर लो, ऐसे करके तुमको जैसा भी मन होता है, उसमें कोई एक रूल नहीं है, तुम जैसा करना है तुम कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि रिवीजन कैसा करना है। ये पहला टाइम एलोकेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें पूरा इसको तुमको 5 मंथ्स करना है। अगर तुम 7 मंथ्स कर रहे हो का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 5 मंथ्स तक तुमको पहला जो स्टडी प्लान था हम लोग का, ये स्टडी प्लान तुमको फॉलो करना है। 1 चैप्टर लेक्चर, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस, एंड इसमें ये सारी चीज़ करना है। एंड देन अगर तुम्हारा स्टडी प्लान खत्म हो गया, 5 महीना खत्म हो गया, तुम्हारा ये पूरा सिलेबस खत्म हो गया कि भैया एक बार हम सारा लेक्चर्स देख लिए, एक बार हम सारा क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब हम आगे क्या करें, अब हम लोग को करना है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ तुमको हेल्प करेगा ना पास होने में, तो वो रिवीजन है, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर CFA में होता है वो है रिवीजन, क्योंकि CFA का इतना वास्ट सिलेबस है ना, खास करके लेवल 1 में, लेवल 2 में भी है लेकिन लेवल 1 में ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो अगर वास्ट सिलेबस है बहुत ज़्यादा तो आदमी को याद नहीं रहता, आदमी भूलने लगता है, आदमी को समझ नहीं आता है कि यार हम पढ़े तो थे लेकिन हमको याद नहीं आ रहा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें तुमको हेल्प करेगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। जितना बार तुम रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा। मैंने खुद 2 से 3 बार रिवीजन किया था, लेवल 1 में भी लेवल 2 में भी, एंड मेरा कॉन्फिडेंस जो बढ़ा था उससे मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तो देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक्टिव रिवीजन करना है। एक्टिव रिवीजन मतलब भैया, एक्टिव रिवीजन मतलब कि ये है कि हम लोग को जो हम लोग नोट्स लिखे हैं, तुम लोग नोट्स जरूर से लिख रहे होगे, या तो तुम लोग ट्यूशन से नोट्स मिला होगा या खुद का नोट्स बना रहे होगे। तो जो नोट्स रीडिंग है, जो हम लोग BCom और BCom और 11-12 में करते थे, वो नोट्स रीडिंग हम लोग को नहीं करना है। तो कैसे रिवाइज करना है, रिवाइज करना है हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग क्या करना है, रिविजन से सपोज करो तुम QM से स्टार्ट किया, सपोज करो मेरा ऑर्डर ऑफ स्टडी तुम लोग फॉलो कर रहे हो, तो तुम लोग QM से स्टार्ट किए थे, सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड किए थे। अब तुम्हारा क्वांटिटेटिव मेथड हुए बहुत टाइम हो गया, तुम लोग बीच में रिवाइज किए होगे तो बहुत अच्छा। बहुत लोग 90% लोग नहीं करते, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स की टाइम लग हो गया था। तो अब तुमको क्या करना है कि तुमको जो सब्जेक्ट हुए टाइम लग गया था ना, वो सब्जेक्ट तुमको उठाना है, QM उठाना है, और उसके बाद सीधा तुमको चले जाना है कैंडिडेट रिसोर्सेज में, जो कि तुमको CFA के वेबसाइट में मिल जाएगा। कैंडिडेट रिसोर्सेज में जाओ, उसका एक चैप्टर, पहला चैप्टर उठाओ, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो बिना कोई रिवीजन के। तुम एक बार भी कॉपी भी नहीं पलटे हो, बिना किसी रिवीजन के ओपन माइंड से जाओ, बिना डरे जाओ और वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना देखना, जितना तुमको एक्सपेक्ट होगा ना कि जितना हमको एक्सपेक्टेड था भैया उससे तो ज़्यादा मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ जाके ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, देखना तुम्हारा बहुत क्वेश्चन सही होगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करना है, उसके बाद जो जो क्वेश्चन तुम्हारा चैप्टर से गलत हुआ, वो सारा टॉपिक तुमको आगे पीछे उसका पूरा रिवाइज कर देना जाके अपना नोट से और CFA का कोर्स है,
ठीक है। अगर तुमको कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा तो CFA का कोर्स तुम रेफर कर सकते हो। तो CFA का कोर्स से सारा कुछ तुमको रिवाइज करना, अपना नोट से सारा कुछ तुमको रिवाइज करना, तब तुम्हारा वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद तुमको एग्जाम्पल्स भी बनाना, अगर तुम एग्जाम्पल्स पहले नहीं बनाए होंगे तो, या कुछ एग्जाम्पल अगर तुम मार्क करके रखे हो कि ये भैया हमको तो कुछ अलग लगा था, वो सब मार्क करके वो सारी चीज़ तुम लोग को बनाना है। तो ऐसे करके हम लोग का एक्टिव रिविजन करना है, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्विंग से रिविजन करना है। हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे अच्छा 10 में 7 क्वेश्चन बना, 3 नहीं बना, 3 क्यों नहीं बना, कौन सा टॉपिक था, क्या हम वो टॉपिक भूल रहे थे, या क्या हमको एकदम याद ही नहीं है, या हम सिली मिस्टेक कर रहे थे, या हम फॉर्मूला भूल गए, क्या हुआ, या हम समझे ही नहीं है क्या हुआ। तो ऐसा करके तुमको देखना है। उसके बाद वो टॉपिक, जो टॉपिक तुम्हारा गलत हुआ ना, उसके आगे पीछे 2-3 पेज आगे पीछे, 4-5 पेज आगे पीछे पूरा रिवाइज कर देना है कि तुम्हारा चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्विंग एंड एग्जाम्पल्स कर लिए, एक्टिव रिवीजन के साथ साथ तुम क्वेश्चन सॉल्विंग एग्जाम्पल कर लिए, एंड देन फर्दर तुम उसके बाद रिवाइज किए। रिवाइज कैसे किए मैंने बताया कि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जो जो टॉपिक तुम्हारा गलत है वो वापस जाके तुम लोग देख लिए, अच्छा तुम सारी चीज़ का रिवीजन कर लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे और समझते हैं कि तुम लोग को मॉक्स कैसे देना है, ठीक है। देखो मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन प्लस मॉक्स, मेरे को लगता है ये दो चीज़ है जो CFA में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉक्स को बहुत लोग उतना इज्जत नहीं देता, लेकिन तुमको मॉक्स को बहुत इज्जत देना चाहिए। तुम 2 ही मॉक्स करो, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ज़बरदस्ती खरीद के मॉक्स करो। मेरे हिसाब से 2 से 4 मॉक्स एटलीस्ट आदमी को करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम 2 मॉक्स कर सकते हो तो 2 ही मॉक्स करो, लेकिन मॉक्स जरूर से देना। CFA तुमको 2 मॉक्स फ्री में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो 2 मॉक्स तो तुमको जरूर से जरूर देना ही है। और बाकी तुमको फ्री वाला मॉक्स चाहिए तो उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब देखो मॉक्स कैसे देना है, तो मॉक्स तुमको देना है एग्जाम बाउंड कंडीशन में। एग्जाम बाउंड कंडीशन मतलब भैया, मतलब तुम्हारा फोन वोन सारा कुछ साइड होगा, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर, तुम्हारे पास तुम्हारा लैपटॉप होगा, तुम्हारे पास तुम्हारा कैलकुलेटर होगा, या तुम अगर इससे दे रहे हो, फ़ोन से दे रहे हो तो वो अलग बात है। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से दे रहे हो तो लैपटॉप होगा तुम्हारा और कैलकुलेटर होगा बस। और बाकी कुछ भी तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए, ना कोई बुक। हाँ एक रफ शीट ले सकते हो कि उसमें तुम अगर लिख के बनाते हो तो लिख के बना सकते हो, बाकी तुम्हारे पास और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम स्टार्ट करोगे, एग्जाम स्टार्ट करने के बाद एक बार भी तुमको एग्जाम पॉज नहीं करना है, क्योंकि रियल एग्जाम तुम कभी पॉज नहीं कर पाओगे। 2 घंटा 15 मिनट का पहला मॉक होगा, मॉक A और B में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और फिर 2 घंटा 15 मिनट का एक और मॉक होगा। तो पहले तुमको 2 घंटा 15 मिनट वाला मॉक देना है, उसके बाद तुमको 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है, जैसे ओरिजिनल में तुमको मिलता है 30 मिनट्स का ब्रेक, एंड देन उसके बाद तुमको सेकंड मॉक देना है। 2 घंटा 15 मिनट पूरा स्ट्रेट बैठ के भैया, हाँ 2 घंटा 15 मिनट पूरा स्ट्रेट बैठ के तुमको उसके बीच में इधर उधर कहीं पानी लाना कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है। तुम ये सोच के बैठना कि ये मेरा असली एग्जाम है, हम असली एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वैसे ही बैठना होगा, ठीक है। ऐसे बैठोगे तब तुमको आदत होगा उतना घंटा बैठने का एंड उतना घंटा दिमाग चलाने का। और ट्राई करना, अगर तुम्हारा एग्जाम 9 बजे से है, 9 AM है, तो तुम मॉक भी उसी टाइम दो, ताकि तुम्हारा ब्रेन जो है वो यूज टू हो जाए कि अच्छा इतना बजे हमको एग्जाम में बैठना है, इतना बजे तुम्हारा दिमाग चले। ऐसा नहीं हो कि तुम 11 बजे बैठने उठने वाले आदमी हो और तुम बस एग्जाम के दिन 8 बजे उठ गए क्योंकि एग्जाम में जाना था, वैसे तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के 1 हफ्ता पहले तुमको क्या करना है, ठीक है। तो एग्जाम बाउंड कंडीशन में तुमको एग्जाम देना है। अब तुम मॉक्स दे दिए, मॉक्स तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मॉक तुम्हारा कंप्लीट हो गया, पहला मॉक सपोज करो तुम दे दिया। अब क्या करे भैया, अब कुछ गलती हुआ होगा, कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती होगा, कोई सब्जेक्ट में कम गलती होगा, जाके देखो 90 क्वेश्चन रहता है CFA लेवल 1 में, और 88 या कुछ रहता था, कुछ तो रहता था वैसा लेवल 2 में। तो सारा क्वेश्चन जाके देखना है तुमको, सारा क्वेश्चन जाके देखो, समझो कि जो क्वेश्चन सही हुआ है क्यों सही हुआ है, रीज़न जानना जरूरी है। रीज़न ये जानना जरूरी है कि A B C में तुम अगर A आंसर किए हो तो तुम जो सोच के आंसर A किए थे क्या वही सोच के आंसर है, या तुम कोई अलग लॉजिक लगाए थे जो गलत है और आंसर तुम्हारा फ्लूक में सही हो गया, वो चीज़ देखना है। अगर B और C गलत था तो क्यों गलत था, तुमको रीज़न पता था कि B और C क्यों गलत है, क्या रीज़न है उसका, ये सारा चीज़ तुमको देखना है। तभी तुम्हारा एक अच्छा रोबस्ट, तुम्हारा एक बढ़िया प्रिपरेशन होगा, जिसके कारण तुमको एग्जाम हॉल में जब तुम एंटर करोगे तो तुम्हारे मन में डर नहीं होगा कि भैया हम फेल कर गए, तो ऐसा कोई मन में तुम्हारा डर नहीं होगा। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, समझना कि ऑप्शंस में क्या है। इसके ऊपर मैंने एक पोस्ट भी लिखा है लिंक्डइन में जाके, तो अगर तुम लोग ने अभी तक मुझे लिंक्डइन में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, तुम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वो पोस्ट जाके पढ़ना, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि सीक्रेट क्या है सक्सेस में CFA का, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस का मैंने बताया यही सीक्रेट है। अब ऐसे करके तुमको मॉक्स देना है, मॉक्स हो गया, तुम रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन। अब तुमको 2 दिन का समय लेना है
एक मॉक देने के बाद तुमको 2 दिन का समय लेना, जिसमें तुम सारा रिवाइज करोगे, जो जो गलती हुआ है, जो जो सही हुआ है, क्यों हुआ है, गलत हुआ है, सारा चीज़ रिवाइज करोगे, फिर से जाके उसका कैंडिडेट रिसोर्सेज करोगे, वही टॉपिक का जो जो गलत हुआ है, पूरा का नहीं करना है, 10 सब्जेक्ट का नहीं करना है, जो जो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा गलती हुआ है, जो सब्जेक्ट में जो टॉपिक में गलती हुआ है, वो सारा चीज़ तुम रिवाइज करोगे वापस जाके, ठीक है, वापस जाके रिवाइज करो, 2 दिन का समय लो, वापस जाके रिवाइज करो, एंड देन तुम सेकंड मॉक दो, ठीक है। एंड तुम मॉक देने के साथ साथ तुमको करना है समराइज नोट्स बनाना है, ठीक है। समराइज नोट्स क्या होता है भाई, एक छोटा छोटा नोट्स होता है जिसमें तुम्हारा फॉर्मूला लिखा होता है, ठीक है, फॉर्मूला लिखा होता है, उसके बाद तुम्हारा उसमें जो जो टॉपिक में तुम्हारा गलती हो रहा है, देखो तुमको ना ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगा जब तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड मॉक्स दोगे ना, बहुत ज़्यादा तुमको समझ आएगा कि भैया ये सब्जेक्ट में ना एक ही 2 टॉपिक है जो हम बार बार भूल जाते हैं, नहीं पता कैसे बार बार भूल जाते हैं, या कोई 1-2 फॉर्मूला जो हम बार बार भूल जाते हैं, या कोई टॉपिक है जिसमें हमको दिक्कत हो रहा है और सारा चीज़ मेरा सही है, एक ही चैप्टर है जो हमको दिक्कत हो रहा है। तो तुमको क्या करना है ना, एक चैप्टर को, कोई भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है, वो एक चैप्टर को एक पेज में समराइज कर देना, स्मॉल कॉपी बिग कॉपी डजेंट मैटर, तुमको एक पेज में समराइज कर देना कि वो पेज अगर तुम पढ़ लिए तो वो चैप्टर पूरा हो गया। इसका ये मतलब नहीं तुमको सारा चीज़ लिख देना उस चैप्टर का, नहीं, जो उस चैप्टर का तुम भूल रहे हो, जो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सारा फार्मूला लिख लो उस पेज में। जो भी उस चैप्टर का तुम टॉपिक भूल रहे हो, कुछ कुछ टॉपिक होता है हिंदी में लिख लो समझने के लिए कि हमको याद रहे, कि तुम एक बार पढ़ लो तो वो पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो जाए। तो एक चैप्टर एक पेज में तुमको पूरा लिख के रखना, ये होता है समराइज नोट्स। ये तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये चीज़ जो मैंने बताया अभी, ये तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के पहले, जब तुमको फिर से रिवीजन करना होगा, जब तुमको क्विक रिवीजन करना होगा। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि लास्ट वीक जो एग्जाम का है, कि भैया मेरा तो 1 हफ्ता बचा हुआ है एग्जाम में, हम क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा है भैया हम क्या करें, मेरा तो 1 हफ्ता एग्जाम में बचा हुआ है, अब क्या करना है। अब कुछ नहीं करना है, अब सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ना है और चिल एंड रिलैक्स करना है, ठीक है। चिल एंड रिलैक्स करना है मतलब कि तुमको जो भी पसंद है लाइफ में, तुमको म्यूज़िक पसंद है, तुम म्यूज़िक बजाओ या गाना सुनो, तुमको खेलना पसंद है, गेमिंग पसंद है, तुम गेमिंग करो, तुमको बाहर जाके खेलना पसंद है वो करो, तुमको मूवीज़ देखना पसंद है तुम मूवीज़ देखो। मतलब कि इतना जो हम लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल किए ना पिछला 2 महीना 3 महीना 6 महीना 7 महीना, अब हम लोग को अपना ब्रेन को रिलैक्स करना है लास्ट वीक। क्या भैया ये आप भी किए थे? हाँ, मैंने भी ये चीज़ किया था लास्ट वीक। हम लोग को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। देखो मैं जब एग्ज़ाम हॉल में गया था ना, तो मैंने बहुत लोगों को देखा था कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले वो लोग आईपैड लेके आए थे या कॉपी लेके आए थे और वो लोग पढ़ रहे थे। मतलब जैसे हम लोग बीकॉम वॉकॉम में नहीं करते थे 11-12 में कि यार हम लास्ट तक एकदम पढ़ेंगे और एकदम जाके लिख देंगे, वैसे नहीं करना है यार। देखो अब सबका अपना अपना तरीका होता है, बहुत लोगों को वो चीज़ सूट करता है, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि तुम्हारा ब्रेन जितना रिलैक्स रहेगा ना एग्जाम के पहले, जितना चिल रहेगा, जितना नॉर्मल रहेगा, उतना तुमको बेनिफिट मिलेगा। और जितना ज़्यादा तुम स्ट्रेस रहोगे ना कि यार, क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले तुम अगर पढ़ोगे ना तो हमेशा देखना कि लगता है अरे ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, अरे ये क्या था, वो फॉर्मूला क्या था, याद नहीं आएगा। ऐसे तुम्हारा ब्रेन को नहीं करना है, तुमको रिलैक्स करना है, तुमको कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना। तुम्हारा कोई चैप्टर छूटा हुआ है छोड़ दो, तुम्हारा 2 चैप्टर छूटा हुआ है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, अब क्या करना है, अब सिर्फ हम लोग को रिवाइज करना है समराइज नोट से एंड एथिक्स का क्वेश्चंस बनाना है। ये चीज़ तुम याद रखना कि एथिक्स तुमको एग्जाम के दिन के कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले या 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक एथिक्स का हर दिन कम से कम या तो तुमको 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो तुमको 1 आवर का स्टडी करना है हर दिन एथिक्स का, ठीक है। तभी एथिक्स सॉल्व होगा। एथिक्स में बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, मुझे खुद पर्सनली प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, कुछ भी हम लोग को नया नहीं पढ़ना है, हम लोग को चिल करना है, हम लोग को जो पसंद है लाइफ में वो करना है, हम लोग को अपना ब्रेन को रिचार्ज करना है, रिलैक्स करना है, एंड हम लोग को समराइज नोट से रीड करना है। सिर्फ हम लोग को समराइज नोट्स पढ़ना है, जो समराइज नोट्स हम लोग इतना बढ़िया समराइज नोट्स बनाए हैं, सिर्फ वो पढ़ना है और एथिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इधर उधर कुछ तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कर सकते हो, बाकी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है कि भाई एक चैप्टर बचा हुआ पढ़ ले, नहीं पढ़ना है। अब कुछ नहीं होने वाला 1 हफ्ता में, तो 1 हफ्ता चिल करो, रिलैक्स करो, अच्छा से एग्जाम जाके दो। वो एक चैप्टर तुम्हारा एग्जाम डिफाइन नहीं करेगा अगर तुम्हारा ब्रेन सही से वर्क कर रहा होगा तो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि चैप्टर छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना है कोई भी चैप्टर, क्योंकि तुमको आगे लॉन्ग टर्म का देखना है अपना, सिर्फ एग्जाम हम लोग को पास करना नहीं है, हम लोग को लॉन्ग टर्म में अच्छा करियर भी बनाना है। तो लास्ट वीक तुम लोग को पूरा रिलैक्स करना है और अच्छे से जाके एग्जाम लिखना है।
और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो। सबसे पहले तो कमेंट करके मेरे को ये बताओ यार कि तुम लोग कौन सा लेवल का तैयारी कर रहे हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और तुम लोग को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला या नहीं मिला। मैंने ये वीडियो को बहुत डिटेल में बनाया है, मेरे को सब कुछ जो लगा, जो इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टडी प्लान में, वो इसमें मैंने सब कुछ बताया। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो और किस टाइप का वीडियो चाहिए आगे तुमको, ये भी तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अगला वीडियो पे लेके आ जाऊंगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर यहाँ तक रुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आगे का वीडियो देख लेना। यहाँ पे तुम लोग को स्क्रीन में वीडियो दिख जाएगा। तो चलो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।